on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. Subscribe to channel. वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सक्सेना स्वागत करता हूं आपका। बच्चों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सोच रहा था कि ये टॉपिक आपके पास लेकर आऊं, इस पर आपसे चर्चा करूं, क्योंकि मैंने देखा है कि इस विषय पे चर्चा करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी होता है। और ये आज हमारा जो विषय है वो है मध्य प्रदेश पीएससी प्री में हम इतिहास विषय को कैसे कवर करें। इतिहास विषय जो है वो बहुत बड़ा विषय होता है और इसे कवर करने में बहुत परेशानी आती है। तो मैं सोच रहा था कि इस विषय को कवर करने की एक रणनीति पे आपसे चर्चा करूं और आज वही रणनीति मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो बच्चों देखो, पिछले कुछ समय से ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं कि एमपी पीएससी या कोई भी अदर स्टेट की पीएससी हो, इतिहास के प्रश्न लगातार यहां पर बढ़ते जा रहे हैं और कई जगह तो ऐसा है कि इतिहास सिलेक्शन की भूमिका निभाता है और इतिहास से अधिकतर बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है। इसके पीछे रीजन ये है कि हमें जो है उसको क्या करना होता है, रटना होता है, पढ़ना होता है। तो ये जो दिक्कत होती है, इन दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए आज मैं आपके लिए यह टॉपिक लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा कि इतिहास की तैयारी कैसे करनी है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इतिहास को कैसे अच्छे से समझ सकते हैं और अपने अदर एग्जाम्स या किसी भी स्टेट के एग्जाम या एमपी पीएससी प्री के एग्जाम में इतिहास के ज्यादातर क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज मध्य प्रदेश पीएससी प्री में इतिहास को कैसे कवर करें। उससे पहले हम बात करेंगे हमारे ऑल एग्जाम प्लेस, जिस चैनल के माध्यम से मैं आज रणनीति आपके लिए लेके आ रहा हूं। हमारे ऑल एग्जाम प्लेस में कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो उपलब्ध हैं, उनके बारे में एक बार जल्दी से देख लीजिए और फिर हम शुरू करेंगे अपनी रणनीति पे। तो यहां पर ऑल एग्जाम प्लेस में हम एमपीपीएससी, फॉरेस्ट, टीचिंग, मैथ, एमपीपीएससी मेंस, सीसेट, एसएससी, पटवारी, एमपी जीके स्पेशल, फॉरेस्ट, एमपी पुलिस और रीजनिंग स्पेशल, इन सब के कोर्स कराते हैं जो कि आपके लिए यानी बेनिफिट होंगे। अगर आप यह कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ऑल एग्जाम प्लेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में किसी तरह की समस्या आ रही है या आपको कोर्स लेने में कोई समस्या आ रही है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। यहां पे मार्केटिंग टीम आपको पूरी तरह से सजेस्ट कर देगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको वो क्या करेगी, यहां सॉल्व कर देगी। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने मुख्य बिंदु पे, मध्य प्रदेश प्री में इतिहास की तैयारी कैसे करें। तो बच्चों, सबसे पहले किसी भी विषय की तैयारी करने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम उसके सिलेबस को समझें। मतलब हमें यह बात दिमाग में बैठानी होगी कि एमपी पीएससी या कोई भी पीएससी हो, किसी भी स्टेट का पीएससी हो, उसमें इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है, इतिहास का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिलेबस की। तो देखिए, भारत के इतिहास की बात करूं तो एमपी पीएससी, मैं यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं मुख्य रूप से जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा एमपी पीएससी। तो एमपी पीएससी में जो सिलेबस होता है उसमें क्या आता है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। मतलब ये जो पहला टॉपिक है इसमें आपने पूरा एशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, एशियन यानी प्राचीन भारत और मिडाइवल यानी मध्यकालीन भारत के समस्त फैक्ट यहां पर उसने क्या है, ले लिए हैं। हालांकि इसमें धार्मिक व्यवस्था नहीं दी हुई है लेकिन धार्मिक व्यवस्था से भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके बाद हमको पढ़ना है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसके बाद हमारी चर्चा का विषय रहेगा स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनः गठन। मतलब कि 1964 तक
हमें यहां पर पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है सिलेबस है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने यहां दिया हुआ है, तो यहां पर आप देख लीजिए ये पूरा सिलेबस जो है वो हमें इतिहास में कवर करना है। तो पहला पॉइंट मेरा जो आपको समझाने का था कि पाठ्यक्रम हमारे पास होना चाहिए, पाठ्यक्रम का हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, सिलेबस हमारे पास होना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकें, तैयार कर सकें। अब दूसरा पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि कई बच्चों को ये समस्या रहती है कि सर इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, प्राचीन भारत भी है, मध्यकालीन भारत भी है, आधुनिक भारत भी है और उसके बाद उत्तर आधुनिक भारत भी है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है आपकी, कंफ्यूजन बनता है, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे टॉपिक देखने होंगे कि प्राचीन भारत में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मध्यकालीन भारत में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और आधुनिक भारत में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। और उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे कि उन टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं हमारे टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले हम बात करें प्राचीन भारत की। तो देखिए प्राचीन भारत में अगर मैं बात करूं तो ये 9 टॉपिक जो है वो मैंने निकाले हैं जो महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, जैन, बौद्ध धर्म, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर और राजपूत काल। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो वैदिक काल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैदिक काल से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैन और बौद्ध से भी हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहां से केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बुक्स पर और गौतम बुद्ध और महावीर के जीवन परिचय पर, ठीक है ना। मौर्य काल में अगर हम बात करें तो मौर्य काल में एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछता है अशोक से। तो ये अगर हम इतना पढ़ लें, पढ़ना सब है, लेकिन इनको अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो काफी हद तक हम क्या कर सकते हैं, इतिहास के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। मौर्योत्तर काल की बात करूं तो यहां से हमें केवल 2 शासक ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना है, एक मिनांडर को पढ़ना है और एक हमको पढ़ना है कनिष्क को। इसके अलावा अगर हम देखें तो मौर्योत्तर काल से ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो कला और साहित्य पे आते हैं। गंधार कला शैली क्या है, मथुरा कला शैली का निर्माण किसने किया था, कौन जैन धर्म को समर्पित है, कौन बौद्ध धर्म को समर्पित है, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातवाहन वंश। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से हमको ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल से आर्थिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हमारे पास। आर्थिक पृष्ठभूमि से ज्यादा पूछा जाता है, जैसे स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो और उसके अलावा अगर हम देखें तो 3 शासक यहां पर हमको देखना है। एक तो चंद्रगुप्त प्रथम, एक देखना है हमको समुद्रगुप्त और एक देखना है हमको चंद्रगुप्त द्वितीय। बस इन 3 शासकों के बारे में अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा एशियन हिस्ट्री का गुप्त काल जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गुप्त काल का धार्मिक पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि धार्मिक पोर्शन जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेता है 1 लाइन फेट में, दशावतार मंदिर कहां पर स्थित है, तिगना नचना कुठार का मंदिर कहां है, तिगवा का मंदिर कहां है, ये सारे मंदिर, क्योंकि मंदिरों का निर्माण जो है यानी कला और साहित्य जो है वो मौर्योत्तर काल और गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इसके बाद गुप्तोत्तर काल में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि हर्ष से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। फिर आता है हमारा राजपूत काल, और राजपूत काल में हमें केवल और केवल जो है किताबें याद रखनी होती हैं, उपाधियां याद रखनी होती हैं और युद्ध याद रखना होता है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि सिलेबस भले जितना बड़ा हो, लेकिन अगर हम उसको समझ जाएं कि हमें क्या पढ़ना है और कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। राजपूत काल में अगर आप समझ जाएं तो केवल वहीं से क्वेश्चन आते हैं जिनके युद्धों ने या जिन शासकों ने भारतीय राजनीति में परिवर्तन किया। जब लेक्चर्स आप देखेंगे मेरे तो आपको स्पष्ट रूप से यह समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है। आगे आते हैं अपना दूसरा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में छोटा सा सिलेबस है,
चार यहाँ टॉपिक हैं। एक है भारत में इस्लाम का प्रवेश, जिसमें हम मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी को पढ़ते हैं। उसके बाद गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो गुलाम वंश में हम इल्तुतमिश को देखते हैं, बलबन को देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हैं और फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। इसके अलावा ऐसा कोई शासक नहीं है जिससे क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद बात करें तो गुलाम वंश में भी कला और स्थापत्य से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कुतुब मीनार किसने बनवाई, इस तरह से अलाई दरवाजा किसने बनवाया। तो ये कला स्थापत्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अलग से अगर हम चर्चा करें तो मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुलाम वंश, मुगल वंश, इन चारों पोर्शन से कला और साहित्य के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम विजयनगर की बात करें तो विजयनगर से दो पोर्शन उठते हैं। एक तो उठता है जो यात्री आए हैं, और एक क्वेश्चन बनता है कृष्णदेव राय से। तो ये दो पोर्शन अगर हम पढ़ लें तो हमारे लिए काफी हद तक क्या हो जाता है, मेंस जो है या एमपीपीएससी प्री का जो इतिहास का सिलेबस है मध्यकालीन भारत का, वो हमारा कवर हो जाता है। मुगल वंश की अगर मैं बात करूं तो मुगल वंश में हमें पढ़ना है अकबर, उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब। बस यहां पर इन तीनों सम्राटों का या शासकों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं तो हमारी जो स्ट्रेटजी है या हमारा जो मध्यकालीन भारत है वो लगभग पूरा प्री के हिसाब से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं हम अपने आधुनिक भारत में। तो आधुनिक भारत में देखिए, आधुनिक भारत में हमारे पास इतने टॉपिक हैं: कृषक आंदोलन, देसी रियासतें, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ये हमारे टॉपिक में दिया हुआ था जब हमने सिलेबस पे चर्चा की थी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 19वीं 20वीं शताब्दी का सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें भी दो तीन ऐसे हैं जिनके बारे में अगर हम पढ़ें तो पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो कवर कर सकते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, विवेकानंद हो गए, केशव चंद्र सेन हो गए। वहीं मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करें तो एकमात्र व्यक्ति सर सैयद अहमद खां। उसके बाद अगर हम आगे आए तो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जहां से हमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस उठते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पिछले साल के पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट की पीएससी को ले ले तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो आए हैं वो किससे आए हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आए हैं। तो यहां तक हमें टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हमें देखना है। अब बात आती है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए देखिए, मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि अगर मैं पीएससी में इतिहास की चर्चा करूं तो पिछले कुछ सालों से यहां पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बढ़े हैं। कहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं ये देखिए। प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः प्राचीन भारत से 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्या होते हैं, आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मध्यकालीन भारत की तो मध्यकाल से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आधुनिक काल की तो आधुनिक काल की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक काल से आपके 8 से 9 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। और इन 8 से 9 क्वेश्चंस में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं वो केवल और केवल नेशनल मूवमेंट से आते हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज को आपको यहां पर क्या करना होगा, याद रखना होगा। अब बात करें कि सर तैयारी कैसे करनी है, इस पर भी तो थोड़ा आप बता दीजिए। तो देखिए, तैयारी करने के 3 मापदंड होते हैं। 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। क्या होता है, सबसे पहले तो आपको बुक्स पढ़नी होंगी। जो एमपीपीएससी प्री में इतिहास को अगर आपको कवर करना है तो इतिहास की जो आपको क्या करनी होंगी, बुक्स पढ़नी होंगी। कुछ बुक्स के नाम मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जैसे कि प्राचीन भारत में अगर आप बात करें तो आपके लिए 2 बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपकी पढ़ना होगी आपको एलपी शर्मा, एक तो आपको कौन सी पढ़नी होगी, एलपी
शर्मा की पढ़नी होगी। और अगर दूसरी बात करूं तो दूसरी बुक आपको पढ़नी होगी झा श्रीमाली। ठीक है, झा श्रीमाली की बुक आपको पढ़नी होगी। तो ये बात आप यहां पर याद रखें। दूसरी बात अगर मैं मिडाइवल हिस्ट्री की करूं, मध्यकालीन भारत की करूं, तो यहां पर आपको दो बुक जो मैं बता रहा हूं, एक तो है सतीश चंद्रा और एक बुक जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है S.K. पांडे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरा आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत में आप अगर देखें तो आधुनिक भारत में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी होंगी। तो आधुनिक भारत में आपको दो बुक्स जो है प्रेफर करनी होंगी। एक तो करनी होगी B.L. ग्रोवर और एक बुक जो आपको कवर करनी होगी वो करनी होगी बिपिन चंद्रा। तो ये दो बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका इतिहास जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। लेकिन यहां पर बात यह आती है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले पढ़ना होगा बुक्स। क्या पढ़नी होंगी आपको? बुक्स पढ़नी होंगी। फिर क्या करना होगा? बुक्स पढ़ने के बाद आपको उन बुक्स से नोट्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? नोट्स बनाने होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एक कॉपी में लिखना होगा, क्योंकि पूरी बुक्स तो आप नहीं लिख सकते या पूरी बुक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और फिर तीसरा आपको क्या करना होगा? नोट्स बनाने के बाद आपको MCQ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहां पर क्या करने होंगे या आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यहां पर आपको करने होंगे। तो ये तीन ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, MPPSC की प्री या किसी भी स्टेट की PSC में इतिहास के पोर्शंस को कवर कर सकते हो। अब आपके सामने आएगा कि सर इनको पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, इनको पढ़ने में तो हमें काफी टाइम लगेगा और हमें यह भी नहीं पता है कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और क्या नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल सही दिशा में आप लोग सोच रहे हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप तैयारी के लिए बुक्स खरीदिए, फिर नोट्स बनाइए और फिर उसके MCQ कीजिए, या फिर आप ऑल एग्जाम प्लेस में आकर यहां ऐप डाउनलोड कीजिए और यहां के ऐप डाउनलोड करके आप हिस्ट्री के मेरे स्पेशल, मैंने जो हिस्ट्री के लेक्चर्स बनाए हैं उन हिस्ट्री के लेक्चर्स को आप यहां से परचेस करके ये वीडियो के माध्यम से पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए जो बुक्स हैं ये 3-4 बुक नहीं बल्कि 8 से 10 बुक्स से निकाल के नोट्स बनाए हैं मैंने, और जो मैं लेक्चर्स आपको दे रहा हूं वो लेक्चर्स जो ले रहा हूं वो पूरे आपके नोट्स होंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हर टॉपिक के MCQ मिलेंगे आपको, यानी कि पहले टॉपिक पढ़िए फिर MCQ कीजिए, फिर टॉपिक पढ़िए फिर MCQ कीजिए। बगुला का नाम सुना है ना आपने? जैसे बगुला होता है ना, दूध और पानी में से दूध अलग कर देता है और पानी अलग कर देता है, ऐसे ही मैंने भी बगुला बनने का प्रयास आप लोगों के लिए किया है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूं वो आपके लिए सार्थक होगा। बिल्कुल एकदम मैंने कहना चाहिए दूध आपके लिए छोड़ दिया है। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है ना। और MCQ की बात करूं तो जो मैंने MCQ आपको दे रहा हूं वो किस तरह से MCQ आपको मिलेंगे, किस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे आते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें करना है। जैसे कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा B, शाक्य धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? शाक्य धर्म से तो ये आपका यहां पर आता है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो शाक्य धर्म से संबंधित है। तो यहां पर हमको ये चीज पढ़नी होगी और अगर छूट गई है तो MCQ के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस तरह का बनता है। अब पुस्तक से जुड़े हुए क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो यहां पर क्या पूछेगा कि किस लेखक की कौन सी पुस्तक है, या फिर पूछ देगा किस लेखक की कौन सी पुस्तक नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो इसके लिए हमें कालिदास की सारी बुकें पता होनी चाहिए। मेघदूतम कालिदास की है, कुमार संभव कालिदास की है, ऋतु संहारम कालिदास की है, उत्तर रामचरितम ये कालिदास की पुस्तक
नहीं है। तो पुस्तक से जुड़े हुए क्वेश्चंस वो इस तरह से पूछता है। और वो ये भी पूछ सकता था कि इनमें से कौन सी पुस्तक कालिदास की है, तब ऑप्शंस हमारे क्या हो जाते, चेंज हो जाते। फिर वो पूछ सकता है, जैसे मैंने बताया विजयनगर से यात्रियों के संबंध में पूछता है, तो वो क्या पूछेगा, निकोलो कॉन्टी कौन था, तो इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी, यात्रा की थी। तो मिडाइवल हिस्ट्री से वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि निकोलो कॉन्टी कौन है, अब्दुल रज्जाक कौन है, डोमिंगो पायस कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है। फिर अगर हम बात आधुनिक भारत की करें तो वहां से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य नहीं है। देखिए क्वेश्चंस भी ध्यान से आपको पढ़ना है। कई बार हम जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हम नहीं देख पाते हैं। तो आपको वो देखना है कि वो क्या पूछ रहा है, सत्य है या सत्य नहीं है। तो उसने क्या पूछा है, सत्य नहीं है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 क्या है। और जब हम इस चीज को पता कर लेंगे तो हमारे पास स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था। मतलब आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। फिर वो पूछ सकता है शाहनामा का लेखक कौन था। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने दिया कि कौन सी पुस्तक कालिदास की नहीं है, अब वो उसको ऐसे भी पूछ सकता है कि शाहनामा का लेखक कौन है। तो यहां पर वो पूछ देगा लेखक, तो लेखक में आपको बताना है कि शाहनामा का लेखक कौन है, फिरदौसी है। तो लेखकों के ऊपर एक पूरी एमसीक्यू लेके आएंगे हम। उसमें क्या है, एशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी बुक्स हैं उनका अलग से एमसीक्यू अगर हम कर लें तो उनके एमसीक्यू को करने के बाद क्या किसी बुक के बारे में हम भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। तो यही तो है कि ऐसे याद नहीं करना है, हमको पूरे की पूरी बुक्स के एमसीक्यू कर लेना है। तो वो जो लेक्चर्स मैं लेके आ रहा हूं उसमें एक एमसीक्यू मैं ये भी लेके आऊंगा कि पूरे के पूरे बुक्स लाइन से आपको 50, 60, 70 बुक्स और किसकी कौन सी बुक्स है उसका एमसीक्यू आपके पास होगा। तो जब वो एमसीक्यू आपके पास होगा तो निसंदेह ये क्वेश्चन या वो क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। फिर अगर मैं बात करूं चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है, तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र आपको पता होना चाहिए कि ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। तो ये सारी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होगी, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होगी जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे। तो जब टॉपिक पढ़ के आप एमसीक्यू करते हो ना तो दिमाग में दो बार रिवीजन होता है, एक बार टॉपिक के माध्यम से, एक बार एमसीक्यू के माध्यम से। तो फिर गलत होने का तो आपका सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर अगर मैं बात करूं तो भारत के विभाजन से संबंधित अब योजनाएं भी पूछ सकता है, लेकिन कौन सी योजना पूछेगा ये हमें जानना जरूरी है। वह योजनाएं जिनका राजनीतिक इतिहास में अलग प्रभाव पड़ता है वह वही योजना पूछता है, ठीक है ना। तो माउंटबेटन योजना सरकारी तौर पे घोषणा कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा 3 जून 1947। अब वो हो सकता है माउंटबेटन योजना की जगह पूछ दे डिकी वर्ड योजना, तो डिकी वर्ड योजना भी माउंटबेटन योजना को कहते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 3 जून 1947। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं जिन क्वेश्चंस के माध्यम से हम इतिहास को कवर कर सकते हैं। और ये 3000 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहां पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3000 क्वेश्चंस टॉपिक बाई टॉपिक रहेंगे, उसके अलावा बुक्स पे अलग क्वेश्चंस रहेंगे, उसके अलावा 5 से 6 सेट पूरे 100 क्वेश्चंस के आपके पास रहेंगे। तो इतना सारा मटेरियल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा हमारे इतिहास में, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप बुक्स खरीदिए, नोट्स खरीदिए, बनाइए और फिर एमसीक्यू कीजिए, या आप ऑल एग्जाम प्लेस से इतिहास के स्पेशल इतिहास के लेक्चर्स को परचेस करके उतना समय आप बचा सकते हैं और वो समय जो है वो आप अपनी तैयारी में लगा सकते हैं, अपने पढ़ने में लगा सकते हैं। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको जिन नोट्स की बात कर रहा हूं वो ऐसे रामबाण हैं कि उससे बाहर एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट की पीएससी, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, अदर एंड यूपीएससी भी हो, तो आपके इतिहास के क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है।
ठीक, तो यहां पर आपको यह चीज समझनी होगी। तो आज की रणनीतिक क्लास जो है वो मैं यहीं पे आके समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले आपको एक बार फिर मैं इंफॉर्मेशन दे देना चाहूंगा कि ऑल एग्जाम प्लेस में हमारे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी मेंस, सीसेट, फॉरेस्ट का पूरा कोर्स है, एसएससी का पूरा कोर्स, पटवारी, एमपी जीके स्पेशल, टीचिंग से जुड़े सारे कोर्स हमारे साथ हैं। मैथ का स्पेशल कोर्स आपके लिए यहां पर है, रीजनिंग का स्पेशल कोर्स है, एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल का पूरा कोर्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, अपनी एग्जाम के हिसाब से इन्हें परचेस कर सकते हैं। तो आज की रणनीतिक क्लास यहीं पर खत्म करता हूं। आज्ञा दीजिए अपने दोस्त, अपने भाई आलोक सक्सेना को। जय हिंद, वंदे मातरम।